बच्चों गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक के हिसाब से विशेष ले लो। एंड हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग फाइन, डूइंग गुड एंड यू आर स्टेइंग सेफ इन योर होम्स। तो आज दोबारा हम आ गए हैं एक नया लेक्चर लेके एंड दिस वुड बी द लास्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर्स। इतने से ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी कि आखिरी लेक्चर है वेक्टर्स का और मेरी तो हंसी नहीं बंद हो रही क्योंकि वेक्टर, जैसे मैंने पहले कहा था कि हमने ऐसा टॉपिक पकड़ा था कि जिसको स्टार्ट करने पर आधे से ज़्यादा बच्चे पहले ही दौड़ जाते हैं। पर आप सब रहे और आप सब ने मेहनत की, हम सब ने मिल के मेहनत की और एट लास्ट हम वेक्टर के लास्ट लेक्चर तक पहुंच गए हैं। और मेरे हिसाब से शायद थोड़ा सा मैं सक्सेसफुल रहा हूं आपको वेक्टर्स को ईजी वे में समझाने के लिए, है ना। तो हमने ठीक ठाक लेवल पढ़ लिया है एंड एडवांस लेवल जो होगा एक बार हम बेसिक चीज़ें पढ़ लेंगे क्योंकि कुछ चैप्टर्स और हैं। क्योंकि जब भी कुछ क्वेश्चन एडवांस लेवल के आते हैं तो वो एक टॉपिक पे बेस्ड नहीं होते, वो कम्बिनेशन ऑफ टॉपिक से बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो एडवांस भी हम बहुत अच्छा पढ़ लेंगे। अभी भी हमने सीबीएसई लेवल नहीं पढ़ा है, अभी भी वेक्टर्स का सीबीएसई लेवल के हमने ऊपर का ही पढ़ा है ना। अभी कुछ अगर आप क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं, तो वो मैं अलग से किसी एक दो क्लास में पूरे न्यूमेरिकल्स ही लेकर आऊँगा। ठीक है, लेकिन अगर लेवल की बात करें तो जेई मेंस और नीट का लेवल तो हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहो, जेई मेंस और नीट का लेवल हमारा कवर हो चुका है जो हमने थ्योरी में पढ़ा। और बीच में जो थोड़े बहुत हमने न्यूमेरिकल्स भी किए, बट प्रॉपर न्यूमेरिकल्स के लिए भी मैं अलग से क्लास लाऊंगा, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, 15, 20, 25 क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा थोड़ा ब्रशअप हो जाए। ठीक है, जहाँ तक एडवांस लेवल की बात है, जेई एडवांस की बात कर रहे हो, वो अकेला वेक्टर करने पे हम वो क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि एडवांस वाले क्वेश्चन आपको पता ही है कि कम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स पे आता है। तो पहले हम कुछ टॉपिक्स कर लें, उसके बाद फिर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, सब हो जाएगा, आप बस पढ़ते रहो। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मतलब वीडियो में प्रॉब्लम नहीं, मतलब जब मैंने रिकॉर्ड किया तब बहुत प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जो एडवर्स थे, है ना। तो फिर बीच में लाइट भी चली गई, तो बहुत सारी चीज़ें मिलकर आ गई थी और फिर भी मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करनी चाहिए कि कंटिन्यूटी बनी रहे। तो लास्ट वीडियो में अगर आपको कुछ लग रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है एंड ऑल, मैंने कोशिश तो बहुत की उस हालत में भी कि आपको पूरा समझा पाऊँ, फिर भी समझ नहीं आ रही तो यू कैन कमेंट बिलो। ठीक है, एंड आज हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का या कहें तो वेक्टर्स का लास्ट लेक्चर है। अगर आपने इसके पहले की वीडियोज़ नहीं देखी तो आप देख लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हमने जहाँ पे छोड़ा था, बेसिकली हमने क्रॉस प्रोडक्ट का पार्ट 2 भी कर लिया था। ठीक है, उसमें हमने ये देखा कि डिटर्मिनेंट मेथड क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं, पैरेलल वेक्टर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं पैरेलल वेक्टर्स की तो जनरली हम बात कर रहे होते हैं कि सेम लाइन में जो वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन सेम या अपोजिट हो सकती है। ठीक है, तो जब भी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं या सेम लाइन में वेक्टर्स होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। ठीक है, और हमने छोटी मोटी बातें और कर ली थी क्रॉस प्रोडक्ट पे। अब एक फॉर्मूला है, सॉरी एक फॉर्मूला है। ठीक है, कुछ एक दो फॉर्मूलेज हैं, तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ऊपर हेडिंग डाल लेते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, मुझे बताओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। नॉर्मल जो हम लगाते हैं, कोई हीरोइंस फॉर्मूला वगैरह नहीं, नॉर्मल जो लगाते हैं, क्या हाफ बेस इंटू हाइट होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है आपके पास ऐसा कुछ, ठीक है, अगर ये आपको गिवन है हाइट, ये बेस गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वुड बी हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इमेजिन करते हैं मेरे पास एक ट्रायंगल था और उसके दो साइड्स वेक्टर फॉर्म में मुझे पता थी, उनके बीच का एंगल पता था। ठीक है, एज्यूम कर लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, जिनको मिला के ट्राइंगल की
दो साइड बनी हुई है, ठीक है, तीसरी साइड से कोई मतलब नहीं, थर्ड साइड से कोई मतलब। दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस टू वेक्टर्स ए एंड बी, उनके बीच का एंगल थीटा है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो होगा ये लेंथ जो होगी, क्या ये बी साइन थीटा होगी? बी साइन थीटा क्यों? देखो भी, अगर मेरे पास एक वेक्टर है और मैंने उसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, तो ये क्या होता है, बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड तो सेम होगा इसका और इसका, तो ये बी साइन थीटा हो गया, ठीक है। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, मॉड ऑफ ए। ये वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ ए हो जाएगा ना। ये इतना गंदा क्यों लिख दिया मैंने, मॉड ऑफ ए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। बी साइन थीटा को और भी प्रिसाइज लिखूं मैं, तो बेसिकली मॉड ऑफ बी साइन थीटा। इतना समझ आया? ये बी था तो ये बी साइन थीटा हो गया, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो ये बी साइन थीटा हो गया, ठीक है। और ये मेरा पूरा मॉड ऑफ ए हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस, मैग्नीट्यूड इतना, हाइट कितना है, बी साइन थीटा, ठीक है। तो मुझे पता है अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं तो क्या लिखता हूं उसको मैं, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। और अगर मैं इसके आसपास मॉड लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। यूनिट वेक्टर तो चला गया, इसका मॉड्यूलस तो 1 होता है, तो यूज कर लो यहां पे इसको, हाफ ए बी साइन थीटा लिख सकता हूं, ए क्रॉस बी। कुछ समझ आया? मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, वेयर ए एंड बी आर एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये कोई भी साइड हो सकती है, ए एंड बी। कुछ नहीं है कि आपको ये साइड लेनी है या पक्का वो साइड लेनी, कोई भी दो साइड आपके पास ट्राइंगल की हो वेक्टर फॉर्म में, एंगल गिवन हो, आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालना है बेसिकली, कैसे भी निकालो। अब बोलो सर अगर मुझे ये गिवन होता वेक्टर तो क्या करता मैं, ये गिवन होता अगर, तो क्या करते, वेक्टर ए आपको ऐसा गिवन होता, सोचो ये भी वो गिवन होता जो भी सी है अगर, तो इसका आप निकाल लेते, सी साइन थीटा मॉड ऑफ ए, क्या हो जाता, ए क्रॉस सी हो जाता ना। मतलब कोई भी साइड हो, कोई भी दो साइड गिवन हो आपको ट्राइंगल की, तो हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड्यूलस लोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये याद कर लेना, कई बार कोई बेसिक एंट्रेंस में सीधा पूछ लिया जाता है या बड़े एंट्रेंस में इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या होता था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट, ठीक है। दिस इंटू दिस, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता था। वेक्टर फॉर्म में देखो आप, वेक्टर फॉर्म में ऐसा है कि आपके पास दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इनके बीच एंगल गिवन है थीटा। तो वैसे ही करेंगे बिल्कुल, ये क्या हो जाएगा, मॉड बी साइन थीटा
ये मॉड ए हो गया बेस। तो क्या बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस कितना है ए, हाइट कितना है बी साइन थीटा। तो क्या हो गया इसका, सिंपली ए क्रॉस बी का मॉड। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, ए क्रॉस बी का मॉड। अब ए और बी क्या है, ये इसमें थोड़ी सी कंडीशन है, दी शुड बी एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। कोई भी तो एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए। ठीक है, तो रटने वाली बात क्या है, याद कर लो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा, एडजेसेंट साइड्स मुझे वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो मॉड ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, कोई भी दो साइड वेक्टर फॉर्म में गिवन है, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, रट लो इसे, रट लो, कुछ चीज़ रटनी भी चाहिए, सीधे सीधे यूज़ हो जाती हैं। ठीक है, फ़ोटो खींचें तो फ़ोटो खींचो जल्दी से, हम रब करने वाले हैं और हमने इसको रब कर दिया। ठीक है बच्चों, हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं ना, एंड की तरफ, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं एंड की तरफ, दुनिया का नहीं, वेक्टर प्रोडक्ट का, वेक्टर प्रोडक्ट का भी नहीं, वेक्टर चैप्टर का। ओके, अब एक चीज़ हमने पढ़ी तो थी बट आगे कंटिन्यू नहीं किया, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ तो हमने अच्छे से पढ़ लिया, उसको यूज़ भी कर लिया। अब ट्राइंगल लॉ क्या है, ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, स्टेटमेंट खुद लिख लेना है ना, रिवर्स कर करके, मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, लिखवा ही देता हूँ यार, if two vectors are represented by the two adjacent sides of a triangle, if two vectors are represented by the two adjacent sides of a triangle taken in same order, एडजेसेंट को छोड़ दो आप, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, क्योंकि ऑब्वियसली ट्राइंगल में तो सब एडजेसेंट ही है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, then the resultant is given by the third side of the triangle then the resultant is given by the third side of that triangle taken in opposite order. If two vectors are represented by the two sides of a triangle taken in the same order, then the resultant is given by the third side of that triangle taken in opposite order. मतलब मेरे पास ऐसा कुछ ट्राइंगल था, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, सेम ऑर्डर, मतलब टिल्ट से हेड, टिल्ट से हेड, सेम ऑर्डर में लिया। ठीक है, अब ये ट्राइंगल की दो साइड्स बन गई। अगर टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये दो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल रिप्रेजेंट मैंने किया था वेक्टर से किया, कि वेक्टर को साइड्स ऑफ ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, टेकन सेम ऑर्डर। अब अगर थर्ड साइड कुछ ऐसी है, ऐसी, तो क्या करना पड़ेगा, इसको अपोजिट ऑर्डर में लोगे आप। अब जैसे पहले कैसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो अपोजिट ऑर्डर में लोगे। और अगर ये वेक्टर सी बन गया अपोजिट ऑर्डर में, तब सी रिजल्टेंट है ए और बी का। समझ आ रहा है, जैसे पैरेललोग्राम में होता था ना, ऐसे कुछ, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, तो क्या बोलते थे, ये रिजल्टेंट है, सी मान लो। तो ऐसे ही इसमें रिजल्टेंट आपका, इस पैरेललोग्राम में क्या था, डायगोनल होती थी, भूल गए क्या,
पैरेललोग्राम में क्या होता था, एक साइड अगर मैंने ऐसे ली, मुझे जिन दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना था मैं बोलता था उनको पैरेललोग्राम के साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो जो पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा उसकी डायगोनल जो आएगी वो रिजल्टेंट होगा, ऐसा बोलते थे हम। इसमें क्या बोलते हैं, अगर मुझे दो वेक्टर गिवन है ए और बी, उसको मैं सेम ऑर्डर में ले लूँ, एक ट्राइंगल की फॉर्म में सेम ऑर्डर में ले लूँ ए और बी, ठीक है, तो उस केस में जो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल होगी ना, उसका वेक्टर बना ऑपोजिट ऑर्डर में, तब वो रिजल्टेंट होगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या था मेरे पास, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी बोलता था ना मैं, ये तो लिखते हैं रिजल्टेंट मतलब वेक्टर फॉर्म में। इसमें क्या हो गया, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और मतलब ऐसा वेक्टर ए था, ऐसा वेक्टर बी है। अब रिजल्टेंट निकालो, क्या करो, उसको उठा के ऊपर ले जाओ आप, इसको उठा के शिफ्ट कर दो पैरेलली, ऐसा हो जाएगा वेक्टर बी। तो ये ट्रायंगल की दो साइड में सेम ऑर्डर में, अब ज्वाइन कर दो इसके टेल को उसके हेड से अपोजिट ऑर्डर में सी, तो ये रिजल्टेंट हो गया इस डायरेक्शन में। कैसा भी ले लो, ये वेक्टर ए ले लो, ठीक है, ये वेक्टर बी ले लो, इनका कैसे निकालें, ज्वाइन करो, ये ए था, बी को खिसका के यहाँ ले आओ, सेम ऑर्डर में हो गया, अपोजिट में ये सी वेक्टर हो गया रिजल्टेंट। ट्रायंगल माने आप इसको ट्रायंगल लॉ बोलते हैं, ठीक है, इसको ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। देखो यूज़ हमेशा पैरेललोग्राम लॉ ही करना, ट्रायंगल लॉ बस आपको समझ आ जाए कि है क्या। पैरेललोग्राम लॉ ट्रायंगल लॉ में कोई फ़र्क ही नहीं है, बस एक शेप का फ़र्क, शेप मतलब उसे पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं, इसमें ट्रायंगल यूज़ करते हैं। अब आपको समझ आएगा जब मैं आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है। ये तो आपके पास वेक्टर फॉर्म में रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड फॉर्मूला था ना एक पैरेललोग्राम लॉ में, सेम ही फॉर्मूला है यहाँ पर भी, ठीक है। कैसे, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ठीक है, इन वेक्टर के बीच का एंगल आपके पास थीटा है, एंगल ये थोड़ी एंगल, याद है ना, ये एंगल थोड़ी है, हेड टू हेड या टेल टू टेल करते थे ना, तो इनके बीच का एंगल थीटा होगा वेक्टर के बीच का, ठीक है। अब ये था रिजल्टेंट, आर से रिप्रेजेंट कर दो, आर से रिप्रेजेंट, किसी साइड है, ये अल्फ़ा, याद है अल्फ़ा क्या होता था उसमें, साथ साथ वो भी बताता जाऊँ आपको मैं, ए बी, साथ में बता रहा हूँ कि जब हम पैरेललोग्राम से करेंगे तो कैसा लगेगा हमको, थोड़ा फील दे रहा हूँ ना कैसा, थोड़ा सा आप कनेक्ट कर पाओ। सेम क्वेश्चन मैंने बताया पैरेललोग्राम में हम कैसे करते, ए और बी थे, हम क्या करते उसको टेल से टेल ज्वाइन कर देते, फिर रिजल्टेंट बीच में आता, ये अल्फ़ा होता जो ए के साथ बना रहा है। इस ट्रायंगल में क्या हुआ, ए और बी थे, ऐसे रहने दिया हमने, ट्रायंगल की दो साइड्स सेम ऑर्डर में, इनके बीच एंगल तो थीटा ही होगा, ठीक है। रिजल्टेंट ये गया, ए के साथ एंगल कितना बना रिजल्टेंट अल्फा, एक से कितना एंगल बना रिजल्टेंट अल्फा, कोई भी यूज़ कर सकते हो, लॉ सेम ही है बट रिप्रेजेंटेशन थोड़ी अलग अलग है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वही हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और tan अल्फा क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, सेम, दोनों चीज सेम जो पैरेललोग्राम लॉ में थी, ठीक है। तो कैसे आया ट्रायंगल लॉ में, ये देख लो आप, आपको ये अल्फा निकालना है, ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लो आप, ध्यान से देखना,
tan अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया अगर हमने, ये पूरा परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये हाइट, एंड दिस हाइट इज व्हाट, बी साइन थीटा। तो tan अल्फा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन पूरा बेस। अब ये लेंथ कितनी है, मॉड ए वेक्टर था, अब ये कितनी है, बी कॉस थीटा। तो tan अल्फा क्या हुआ, tan थीटा पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर बेस एंड थीटा अपॉन बेस, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए इतना था, बी कॉस थीटा इतना है। ठीक है, शायद मैंने आपको पैरेललोग्राम लॉ का ये प्रूफ नहीं करवाए थे, साथ के साथ कर लेते हैं। यहां भी देख लो tan अल्फा क्या होगा, ट्रायंगल कंप्लीट कर लो ये वाला, दिस व्हाट इज दिस हाइट, ये बी है, ये थीटा है, ऑब्वियसली ये मेरा क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, मतलब ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, ये जो हाइट है, ठीक है, इसके बराबर है ना, ये बी साइन थीटा बी कॉस थीटा, समझोगे नहीं समझ रहे, ठीक है। तो ये बी साइन थीटा हो गया, और बेस दोबारा वैसे वेक्टर ए था, तो ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ही हो जाएगा। अब ये बचा है, अगर ये मेरा बी वेक्टर था, शिफ्ट कर सकता हूँ ना वेक्टर बी को मैं, ठीक है, और ये थीटा था, तो बी साइन थीटा हुआ, और ये बी कॉस थीटा, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फर्क कुछ नहीं है, ये समझ आया क्या। देखो भाई, ये मेरे पास अल्फा मुझे निकालना था, tan अल्फा मैंने क्या बोला, p अपॉन बी, तो p ये लेंथ थी, ये कितनी होगी, अगर वेक्टर b है तो ये b साइन थीटा हो गया, ये b साइन थीटा, ऐसे समझ लिया, वेक्टर b को मैं यहाँ ले आया खिसका के, पहले शिफ्ट कर दिया, b हो गया, अब ये कितना होता है, b साइन थीटा, मतलब ये b साइन थीटा हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और ये b कॉस थीटा होता है, करते थे ना b साइन थीटा b कॉस थीटा, b कॉस थीटा होगा मैग्नीट्यूड, टोटल हो गया प्लस बी कॉस थीटा, तो tan थीटा परपेंडिकुलर बी साइन थीटा अपॉन बेस टोटल बी कॉस थीटा, ठीक है। अब भाई ये फॉर्मूला कैसे आया, तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इसमें, दिस स्क्वायर आर स्क्वायर दिख रहा है ना भाई, हाँ, इज इक्वल टू दिस स्क्वायर पर दिस स्क्वायर कितना था, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाओ, ये आर है रिजल्टेंट, परपेंडिकुलर बेस, आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस दिस टोटल लेंथ का स्क्वायर, टोटल लेंथ थी कितनी मेरी, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कर लो सॉल्व, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, देखो यहाँ से आप बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया ना यहाँ से और यहाँ से, तो वो तो 1 होता है, प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही तो फॉर्मूला है। सिमिलरली यहाँ से कुछ सेम ही आ रहा है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस का होल स्क्वायर बी कॉस का होल स्क्वायर, तो इधर से भी ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मुश्किल तो कुछ नहीं है ना, प्रूफ करवाया नहीं था मैंने आपको पहले शायद, तो मैंने साथ साथ करवा दिया दोनों चीज़। देखो ट्राइंगल लॉ कुछ नहीं है, पैरेललोग्राम लॉ ही है, वो बस वे और रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है। ट्राइंगल लॉ हम कभी यूज़ करते नहीं, हाँ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कभी कोसाइन लॉ साइन लॉ होता है एक फॉर्मूला, उसको ड्राइव करने के लिए यूज़ करते हैं, या देखो पता होना चाहिए अगर लॉ है तो नहीं तो जनरली या मोस्टली वी यूज़ ओनली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बच्चों, तो ऐसा हिसाब किताब है कुछ हमारा।
ठीक है, देख लो, नोट कर लो। राइटिंग कोशिश सही करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इसलिए बोलते रहो साथ साथ में ना, फिर भी कुछ नहीं होता यार। एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। शाबाश। फ़ोटो खींच लो, फ़ोटो खींच लो। करूँ रब? तो बच्चों एक चीज़ हाँ हमारी रह गई थी, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का यूज़ मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियो लेक्चर में किया था शायद। तो कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी कि सर पोजीशन वेक्टर है क्या। तो पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं है। पोजीशन वेक्टर आपका एक ऐसा वेक्टर है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करता है प्रिसाइजली। ठीक है, अगर नॉर्मल वे में समझे डे टू डे लाइफ में, जैसे आप कहीं बाहर गए हो और आपको कोई पूछता है कि आप कहाँ पर हो, और आप बोलो कि मैं रोड पर हूँ, या आप बोलो कि मैं स्ट्रीट पे हूँ, या आप बोलो मैं घर के पास हूँ, तो किस घर के पास हो, किस रोड पे, किस स्ट्रीट पे, आपने स्पेसिफाई नहीं किया। ठीक है, तो उसको आपकी पोजीशन समझ आएगी नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा बोलोगे कि मैं हाउस नंबर 484 के सामने खड़ा हूँ, या मैं उस बड़े से पेड़ के 10 कदम आगे हूँ, ठीक है, तो आपने एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया जिससे आपकी पोजीशन प्रॉपरली समझ आ जाएगी किसी को, अगर वो पूछ रहा है तो। ऐसी कोई भी पॉइंट कार्टेशियन प्लेन में होता है, उसके लिए एक प्रॉपर रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं, उसको ओरिजिन बोलते हैं। या सिंपल टर्म्स में ओरिजिन को हम रेफरेंस पॉइंट लेके हर एक पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहां पोजीशन वेक्टर काम आता है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? ऐसा वेक्टर, मैं कोई वैसा वेक्टर लिखूं जिससे उस पॉइंट की पोजीशन स्पेसिफाई हो जाए, उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गई उसका यूज क्या है, किसी पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करना विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स रेफरेंस पॉइंट जो कि ओरिजिन है। थियोरेटिकल बात हो गई। अब प्रैक्टिकली क्या है, एज्यूम करो एक पॉइंट है आपके पास, पहले मैं 2D में लेता हूँ, ये एक्सिस है, ठीक है, एक्स और वाई, और ओरिजिन ये है। आपका पॉइंट ए यहाँ पर है, ठीक है, x1 y1। इसका मतलब क्या, ऐसे x1 गए होगे और ऐसे y1 गए होगे, है ना, x1 गए होगे, ऐसा y1 गए होगे, तभी इस पॉइंट पर पहुंचे। x1 का मतलब क्या है, x1 x कोऑर्डिनेट, y1 y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट को, ए पॉइंट को सीधे ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं और इसको वेक्टर आर बना दूं, तो वेक्टर आर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। मतलब ओरिजिन से मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं किसकी तरफ, उस पॉइंट की तरफ जिसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो इस वेक्टर को मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बोलता हूं। अब थोड़ा ध्यान से समझना, क्या मेरे पास ये वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है, इसको मैं ये लिख सकता हूं x1i, और इसको ये लिख सकता हूं y1j। मैग्नीट्यूड x1 है i की तरफ, मैग्नीट्यूड y1 है j की तरफ, यूनिट वेक्टर। पूरी यूनिट वेक्टर याद है, i और j, लिख सकता हूं ना। ठीक है, बेसिकली अगर मैं ऐसे बोलूं कि x1 वेक्टर ये हो गया और y1 वेक्टर ये हो गया, ऐसे वेक्टर y1 वेक्टर था। तो ध्यान से देखो, हमने ट्राइंगल अभी भी पढ़ा है। इस ट्राइंगल में x1 वेक्टर प्लस y1 वेक्टर सेम ऑर्डर में हम जा रहे हैं ट्राइंगल साइड की तरफ, और ये अपोजिट ऑर्डर में थर्ड साइड आ गई, मतलब आर रिजल्टेंट हो गया। ध्यान से सोचो, जो मैंने पोजीशन वेक्टर आर लिखा था वो एक्चुअली रिजल्टेंट है इन दो वेक्टर्स का। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, पोजीशन वेक्टर आर क्या हो गया, x1 वेक्टर प्लस y1 वेक्टर, x1 y1 वेक्टर, या सिंपल टर्म्स में पोजीशन वेक्टर आर क्या है, x1i प्लस y1j। ठीक है, वेक्टर की टर्म पूरी वेक्टर की फॉर्म में बना के लिख दिया। ठीक है,
पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकते थे हम। x1 ऐसा है, y1 को हमने यहाँ ले लिया, अगर y1 को यहाँ खिसका दिया तो ऑब्वियसली r अब x1 y1 का रिजल्टेंट बनकर आ गया। देखो पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया ना, रिजल्टेंट बनकर आ गया। ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकते हैं। तो ये हमें समझ आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये तो वेक्टर से लिख के आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल टर्म है, सिंपल मीनिंग है। आपको अगर कोई एक पॉइंट दिया हो कार्टेशियन प्लेन में, आपको बोला जाए वो पॉइंट है 2,3, ऐसा कुछ है, ठीक है, बोला जाए भाई इसका पोजीशन वेक्टर लिखो, तो सिंपली आप क्या लिखोगे, r1 मान लो अगर आप, तो r1 क्या हो जाएगा, x1i प्लस y1j, 2i प्लस 3j, पोजीशन वेक्टर लिख दिया आपने, पोजीशन वेक्टर लिख दिया आपने सिंपली, ठीक है। अब बोला गया भाई इसका मैग्नीट्यूड निकालो पोजीशन वेक्टर r का, तो क्या होता है, सिंपल x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, जो नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो भाई, बोला गया हमको पोजीशन वेक्टर r का 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। पैरेलली मैं आपको एग्जांपल भी दे जा रहा हूँ, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका x कोऑर्डिनेट के साथ i प्लस y कोऑर्डिनेट के साथ j, पोजीशन वेक्टर हमने लिख लिया, ठीक है। थर्ड क्या पूछ सकते हैं भाई, इसकी डायरेक्शन बता पोजीशन वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर निकालना है। ये फॉर्मूला होता है, वेक्टर r लिख देना ऊपर दिस, नीचे मॉड लिख देना दिस, निकालना है यूनिट वेक्टर पोजीशन, मतलब डायरेक्शन निकालनी है पोजीशन वेक्टर की, दिस वेक्टर अपॉन दिस मैग्नीट्यूड। समझ रहे हो, तीन चीज़ आ गई ना हमारे पास। अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो 2i प्लस 3j, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तीन जगह पोजीशन वेक्टर लिखते कैसे हैं किसी भी पॉइंट का, 2i प्लस 3j मतलब x कोऑर्डिनेट के साथ i और y कोऑर्डिनेट के साथ j, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और डायरेक्शन निकाल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट पोजीशन वेक्टर को कई बार हम यूज़ करते हैं लेंथ ऑफ वेक्टर निकालने के लिए या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वीडियो में शायद मैंने आपको एक चीज़ कराई थी, इसको नोट करो, जल्दी से नोट कर लो, इसको फोटो खींच लो। अब वो मैं समझाता हूँ कि वो कैसे करते हैं। एज्यूम करो मेरे पास एक वेक्टर a था, ठीक है, और मेरे पास एक वेक्टर b था, और मेरे पास एक वेक्टर c था, ठीक है। तो मैं क्या करता था, वेक्टर a प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर b, ट्राइंगल लॉ लगा रहा हूँ मैं, a प्लस c सेम ऑर्डर, b रिवर्स ऑर्डर, तो ये रिजल्टेंट हो गया। सिंपल बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, वेक्टर c क्या है, b माइनस ए, वेक्टर c क्या है, b माइनस ए। मैंने एक ट्राइंगल लॉ के हिसाब से एक ट्राइंगल बनाया, सेम ऑर्डर में साइड्स ली, उनको ऐड किया, तो तीसरी साइड अपोजिट ऑर्डर में आ गई, और ये रिजल्टेंट है, तो ऑब्वियसली मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ बी रिजल्टेंट है, तो सी वेक्टर मैंने निकाल लिया बी माइनस ए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जिनकी टेल से टेल कनेक्टेड है, ठीक है, और मैं हेड से हेड को ज्वाइन कर रहा हूँ एक वेक्टर के साथ, वेक्टर ए से बी की तरफ जा रहा है, तो मैं सीधे क्या लिख सकता हूँ, जिस तक पहुंचा बाद में वेक्टर बी माइनस जहां से स्टार्ट हुआ वेक्टर ए। दोबारा सुनो, मेरे पास दो वेक्टर हैं जो टेल से टेल कनेक्टेड हैं, और अगर मैं उनके हेड से हेड कनेक्ट कर रहा हूँ एक तीसरे वेक्टर से, जो वेक्टर पहले से दूसरे की तरफ जा रहा है, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जहां पहुंचा मतलब दूसरा वेक्टर माइनस पहला वेक्टर। अब थोड़ा ध्यान से देखना, मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है, और मुझे ये वेक्टर निकालना है, ए से बी को ज्वाइन करता हुआ, ए से बी की तरफ जाता हुआ। तो क्या कर सकता हूं, अगर मैं ए पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं, बी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं, तो ये ओ ए वेक्टर हो गया, ओ बी वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर इसको मैं अगर r1 लिखूं
इसको मैं R2 लिखूं, वेक्टर का नेम लिख दिया R1 R2, तो मुझे ये वेक्टर निकालना है, इसको मैंने एक्स वेक्टर बोल दिया अगर, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ बन गया। बाद में से पहला माइनस करो, बी वाले पोजीशन वेक्टर से ए पोजीशन वेक्टर माइनस करो। ये वेक्टर क्या था मेरे पास, R2, ए का क्या था R1। समझ है ना आपको। यहां से हमने क्या सीखा, अगर एक थर्ड वेक्टर है जो हेड से हेड ज्वाइन कर रहा है दो वेक्टर्स का, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, बाद वाला वेक्टर बी माइनस पहले वाला वेक्टर है। ऐसे ये मेरे पास दो वेक्टर थे, अब तीसरा वेक्टर हेड से हेड ज्वाइन कर रहा है, तो बाद वाला वेक्टर माइनस पहले वाला वेक्टर, बाद वाला वेक्टर क्या था R2। ये तो पॉइंट है ना, पोजीशन वेक्टर तो R2 है ना, R2 माइनस R1। और अगर बाई चांस ये ऐसा होता, मुझे बी से ए वाला वेक्टर निकालना, तो मैं क्या करता, अगर इसको x1 लेता मैं, x1 वेक्टर क्या होता था, R1 माइनस R2, बाद वाला माइनस पहला वाला। अब बी से ए की तरफ जा रहा है तो ए वेक्टर बाद वाला है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, मतलब ये वेक्टर कौन से वेक्टर हैं, ये R1 वेक्टर और ये R2 वेक्टर है, समझ रहे हो ना। और मुझे अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता, मॉड ले लेता, ये तो वेक्टर आ गया, अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है मॉड ले लूंगा। फिर बोलते हैं ना, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इफ अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो ए का पोजीशन वेक्टर निकालो एक्स आई प्लस वाई जे करके, बी का पोजीशन वेक्टर निकालो x1 आई प्लस y1 जे करके। ए से बी गया है तो ए से बी की तरफ वेक्टर किस तरह निकालोगे आप, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और उसका मॉड ले लोगे, आगे डिस्प्लेसमेंट। नहीं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया आपके पास। ठीक है, ये यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चलो जल्दी से ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखते हैं। थ्योरी तो समझ आ गई होगी आपको, वैसे भी समझ आ गया होगा, बट एग्जांपल लेते हैं जल्दी से। हमको ऐसा कुछ एक्सिस है और हमको गिवन है पॉइंट ए 1 2 एंड पॉइंट बी 3 1। ठीक है, तो हमको निकालना है फाइंड वेक्टर ए बी, टू फाइंड वेक्टर ए बी। ठीक है, तो हमने क्या किया, देन ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। कुछ नहीं करना, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, चाहे आप एरो ना भी लगाओ ना, इमेजिन ही कर लो, पोजीशन वेक्टर क्या हो गया। हमने क्या बोला था, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, आई और जे लगा तो पोजीशन वेक्टर मिलता है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ए का 1i प्लस 2j। इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, पी का 3i प्लस 1j। ठीक है, चाहे एरो भी लगा लो, मर्जी है आपकी। मुझे ए बी निकालना है। ठीक है, तो पहली बात तो पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, 1i प्लस 2j या i प्लस 2j और 3i प्लस 1j या 3i प्लस j। तो पहला बात सॉल्व हो गई। अब मुझे बोला गया फाइंड ए बी, तो मैं क्या करूँगा, ए से बी की तरफ गया। अब मैंने कहा ए से बी की तरफ गया हूँ, तो कैसे करते हैं, बाद वाला माइनस पहले वाला। तो ए बी वेक्टर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन ऑफ बी कितना था, 3i प्लस जे, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना था, i प्लस 2j। ठीक है, कर लो भाई, 3i माइनस आई 2i माइनस जे। आ गया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर पूछा गया कि इफ अ पॉइंट मूव्स फ्रॉम 1 2 2 3 1 फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही तो ए से बी की तरफ जाता हुआ, निकाल लिया मैंने। पूछा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, निकाल लो मैग्नीट्यूड मेरे भाई, मॉड ले लो इसका, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर 4 5 रूट 5 आ गया।
ये तो नहीं सोच रहे ना कि यहाँ पे सर -1 का स्क्वायर आएगा। मॉड कैसे निकालते हैं? -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी आ गया। कोई पूछे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो इसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं इस वेक्टर का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले क्वेश्चन में ऐसे कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले क्वेश्चन में 2 पॉइंट थे। मतलब पता है, आप ऐसा मानो कोई भी 2 पॉइंट गिवन हो आपको, उन 2 पॉइंट्स के बीच के लेंथ वाले वेक्टर निकालने हैं, ए से बी या बी की तरफ। पोजीशन वेक्टर का आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बाद में से, जहां जिस डायरेक्शन में आप वेक्टर ले रहे हो, मतलब जो बाद वाला पॉइंट है जहां वेक्टर जा रहा है। जैसे ए बी निकालना था तो बी माइनस ए पोजीशन वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर देना बस। कोई एरो मारने की जरूरत नहीं, वो समझाने के लिए था कि ये पोजीशन वेक्टर होता है और ऐसे जाता है, ओरिजिन से रेफरेंस लेते हैं। सिंपली जब क्वेश्चन, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो मैंने क्वेश्चन करा था पोजीशन वेक्टर वाला, जिसमें कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में हमने समझा था, उसमें मैंने एक लेंथ निकाली थी, तो सीधे पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देते थे मैंने। तो ये होता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तुम्हारा वेक्टर खत्म हो गया बच्चों। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल चैप्टर था, समझना बहुत मुश्किल होता है इसको, बट हमने ख़त्म कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम जो भी करेंगे वो आपको बहुत इजी लगेगा, और इसके क्वेश्चंस वगैरह अगले क्लासेस में कभी लेकर आऊँगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी स्टार्ट करना है साथ साथ, बाकी 11th का भी कुछ चैप्टर उठाऊँगा अब मैंने यार। ठीक है बच्चों, तो कीप स्प्रेडिंग द नॉलेज, बी हेल्दी, टेक केयर।